और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं आप लोगों को पता है वो क्रिप्टो के बारे में है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है इंडिया के अंदर और मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग ट्रेड इनटू द क्रिप्टो। अगर मैं 2022, 23, 24 की बात करूं तो वी आर द फर्स्ट कंट्री, नम ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हु अडॉप्ट एग्रेसिवली क्रिप्टो इनटू द वर्ल्ड। यानी कि 2022, 23, 24 में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव अगर कोई कंट्री है जिसने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है तो वो इंडिया है। और ऐसा नहीं है कि और कंट्रियाँ नहीं कर रही हैं, जैसे भूटान है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो हम लोग भी काम कर रहे हैं। और इसको जब ये दायरा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर धीरे 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 धीरे, तो उसमें रेगुलेटरी बनना ज़रूरी है। हर कंट्री अपनी रेगुलेटरी बना रही है, हम भी बना रहे हैं। तो हमारे देश ने जो रेगुलेशंस बनाई हैं, हमारे देश ने जो टैक्स स्ट्रक्चर दिया है इसको, और जो आगे अभी इसके ऊपर क्रिप्टो जो हम कह सकते हैं कि डिजिटल बिल आना है, क्रिप्टो को लेकर बिल आना है और इस पर तमाम चर्चाएं होंगी और इसको रेगुलेटरी में लेकर आया जाएगा। हो सकता है हम अपने कॉइन्स लेकर आएँ, अपनी कंट्री के कॉइन्स को रिप्रेजेंट करें। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। लेकिन जो अभी चल रहा है ख़ास तौर पे प्रेजेंट में, अभी हम जिस टैक्स स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो टीडीएस हमारे ऊपर लग रहा है और प्रेजेंट के अंदर अभी किस तरीके से एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, किस रेगुलेटरी मेजरमेंट को फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो ना करने से आपको क्या दिक्कत होगी, ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यही है आज का विषय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्रिप्टो की रेगुलेटरी के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो की रेगुलेटरी को लेके बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में आते हैं कि क्या क्रिप्टो रेगुलेटेड है इंडिया के अंदर या नहीं है, और अगर रेगुलेटेड है तो किस तरीके से एज अ रेगुलेटरी बॉडी काम कर रही है, क्या टैक्स स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम क्रिप्टो में ट्रेड करें लीगली रूप से। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आजकल एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो को प्रॉपर्टी का दर्जा दिया है। अब ये जो नई चीज़ मार्केट में आई है, इन सब चीज़ों पे आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्रिप्टो वाकई में लीगल है इंडिया के अंदर। तो इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करने वाला हूं और आपको देने वाला हूं बेशुमार नॉलेज, और जुड़े रहिए मेरे साथ। क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में ये आता है कि क्या क्रिप्टो लीगल है या नहीं है, और अगर लीगल है तो किन मायनों में लीगल है। गवर्नमेंट ने ऐसे क्या रूल रेगुलेशन बना दिए हैं या बना रही है जिसके बिहाफ पे अब हम लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि अभी करंट में एक न्यूज़ आई कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में, जो क्रिप्टो का केस होगा, वहाँ पे ये इन दलीलों को मानते हुए ये डिसीज़न दिया कि क्रिप्टो एक प्रॉपर्टी के रूप में इंडिया के अंदर माना गया है और आप उस प्रॉपर्टी का पूरा यूज़ करके उसका निचोड़ ले सकते हैं, उसका रिजल्ट जो आउटकम आता है रिटर्न ले सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप उससे मैक्सिमम आउटकम लेते हैं, वैसा ही मैक्सिमम आउटकम आप क्रिप्टो की एसेट को खरीदने के बाद उसको प्रॉपर्टी मान सकते हैं। अब जो पहले से रेगुलेशन चलते आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए के नाम से गवर्नमेंट ने एक नेम फ्रेम दिया है क्रिप्टो को, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट कहती है ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है और ये अभी हम करेंसी नहीं मान रहे, और हम इस क्रिप्टो के बिहाफ पे कोई ऐसा टेंडर भी नहीं अप्लाई कर रहे कि आप क्रिप्टो को दे के बदले में कोई और सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अभी रुपए हैं तो आप उसके एक्सचेंज करके डिफरेंट एसेट खरीद लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो के बदले में आप कोई और एसेट नहीं खरीद पाएंगे इंडिया के अंदर। तो कोई लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसको डिजिटल एसेट माना था। लेकिन हाई कोर्ट ने, मद्रास के हाई कोर्ट ने अब इसको प्रॉपर्टी का दर्जा भी दे दिया है। अब सवाल आता है कि क्या रेगुलेटरी बॉडी जारी हो रही है और क्या एडवाइजरी बन रही है। देखिए, गवर्नमेंट वर्क कर रही है क्रिप्टो के ऊपर और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ काम कर दिए हैं जिसके हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर अभी तक लेकर आई है, जो तब तक चलेगा जब तक कि गवर्नमेंट इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती कि क्रिप्टो को किस रेगुलेटरी हिसाब से करेंसी माना जाए या एसेट माना जाए या प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी सुनने में आया है। तब तक के लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया है कि क्रिप्टो अगर आप खरीदते हैं तो 30% का टैक्स आपको देना होता है, 30%। और जो आप क्रिप्टो एज अ वीडीए मानते हैं, यानी कि जो आपकी डिजिटल एसेट है, ये जो कि वर्चुअल है, इस एसेट को आप
इसके बदले में इसका जो टैक्सेस है या इसका जो आपने खर्चा किया है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि इसके टैक्सेस को आपको देना ही पड़ेगा। इसको आप ऐड ऑन नहीं कर सकते कि अदर इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाए या अगले सालों में सेट ऑफ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो अगर आपने खरीदा है तो शुद्ध 30% टैक्स आपको उस पर देना है, ये अभी डिसाइड हुआ है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसके ऊपर 1% का TDS कटेगा, यानी 1% का TDS भी गवर्नमेंट ले रही है। तो अगर आप कोई भी एक्सचेंज जो कि इंडिया के अंदर वैलिड है, अभी मैं बात करूंगा इस पे भी कि इंडिया के अंदर एक्सचेंज कौन से वैलिड हैं और कैसे पता लगाएं कि ये एक्सचेंज जो है लीगल हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके दायरे में आते हैं। उन एक्सचेंज की मैं बात करूं, वहाँ अगर आपका अकाउंट होता है और उसके थ्रू आप क्रिप्टो परचेज एंड सेल करते हैं तो 1% का TDS और 30% का टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और आप जैसे नॉर्मल इक्विटी एसेट को खरीदते हैं और बेचते हैं या फिर करेंसी को खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे ही क्रिप्टो को एज अ एसेट आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो में इंडिया के अंदर ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी है जो कि इनकी देख रेख कर रही हो। जी हाँ, गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है, लेकिन एक यूनिट बनाया है जिसका नाम है FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो FIUIND के नाम से आएगा। इसका क्या काम है? इसका रोल है ये बताना और ये देख रेख करना कि जो फॉरेन से इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रही है किसी भी रूप में, उन ट्रांजैक्शन पे ये नज़र रखती है। तो ऐसे में ऐसे सारे एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, वो सारे क्रिप्टो एक्सचेंज, वो सारे वॉलेट जिसके अंदर इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है FIUIND के अंदर। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो FIU को ये राइट है कि वो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके थ्रू उन सारे एक्सचेंज को बैन कराए। अभी लास्ट आपने देखा होगा पिछले 1-2 हफ्तों के पीछे ही 25 से 30 एक्सचेंजेस बैन हो चुके हैं जो कि नॉन कंप्लाइंस थे या फिर वो FIU को नहीं मान रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने FIU का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, बिनेंस, जेपे, आप गूगल में लिस्ट डालेंगे तो आपके पास आ जाएगी। आप लिखेंगे FIU जो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं उन्हीं के थ्रू आप जो है डीलिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि अगर वो FIU रजिस्टर्ड है तो पहली बात तो वो रेगुलेटरी बॉडी में आ गए। दूसरा, गवर्नमेंट PLMA जिसको हम कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग देखती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं वो लोग, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, या कोई ब्लैक मनी को इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, या आपके पैसे को कहीं गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है और आपके लिए भी एक सेफ्टी दायरा रहता है। दूसरा, वो उनको एडवाइजरी देते हैं, यानी कि FIU ब्रोकर्स को एडवाइजरी देते हैं, एक्सचेंज को एडवाइजरी देते हैं कि कस्टमर का वेरिफिकेशन KYC होना ज़रूरी है, चाहे वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों ना हो। इसके अलावा कस्टमर का डेटा उनके पास होना ज़रूरी है, कस्टमर के जो पैसा आ रहा है उसका जो डायरेक्ट रूट है वो होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जिससे आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, जिसमें FIU एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो आपको क्रिप्टो में जब आपको पैसा लगाना है तो सबसे पहले कोई भी एक्सचेंज आपको, चाहे आपका दोस्त बताए या आपको किसी भी माध्यम से पता चले, आप सीधे सीधे उसका रेगुलेटरी FIU रजिस्ट्रेशन है या नहीं है ये ज़रूर चेक करें। और अगर वो रजिस्टर्ड है तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि वो ब्रोकर बेस्ट है, वो ब्रोकर की रैंकिंग अलग होती है बेस्ट होने की, वो आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। लेकिन ये वो है कि एक दायरा है जो कि मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर कोई ब्रोकर या एक्सचेंज इंडिया के बाहर से काम कर रहा है, लेट सपोज दुबई से काम कर रहा है, वो FIU के रजिस्टर्ड नहीं है और वो आपसे कह रहा है कि आप उनके अकाउंट खोलें या आपने उनका ऐड देके अपना अकाउंट खोल लिया, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आपके अकाउंट में पड़े हुए पैसे जब्त किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप इलीगल काउंट होंगे। हम अगर ये बात करें कि जो टैक्स लगाया है 30%,
वो कहीं आपको पेनल्टी तो नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा टैक्स है, इक्विटी पर तो इतना नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने ये पाउज बटन दबाया है कि भाई जब तक रेगुलेशन नहीं बन जाती, जब तक कि ये डिसाइड नहीं हो जाता कि किस तरीके से क्रिप्टो को इंडिया के अंदर वर्कआउट, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने ये तो क्लियर कर दिया है कि आप क्रिप्टो को बैन करने नहीं जा रहे इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं होने वाला, लेकिन अभी उसको स्ट्रक्चर देना है और उस स्ट्रक्चर में देते देते जो समय लगेगा उसमें ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ हो। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इसको ट्रीट किया एज अ लॉटरी बिजनेस। जो आप लॉटरी या गेमिंग करते हैं तो उसमें 30% टैक्स के दायरे में आता है, तो वैसा ही 30% का स्लैब जो है क्रिप्टो पे डाला गया है। सीधा सीधा 30% का मतलब समझाता हूँ कि आपको ना लॉन्ग टर्म देखना है ना शॉर्ट टर्म देखना है। अगर आपने क्रिप्टो खरीदा और मान लीजिए 1000 रुपये का क्रिप्टो खरीदा और 1100 रुपये का बेच दिया, 100 रुपये जो आपने कमाए, 100 रुपये पे 30% का 30 रुपीज़ आपको टैक्स देना होगा। ये सिंपल सा मतलब है। अब चाहे आपने उसको 1 दिन रखा, चाहे आपने 1 साल रखा, चाहे 2 साल रखा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको टैक्स जो है ट्रांजैक्शन जो आपने कर ली खरीदने और बेचने पे, उस प्रॉफिट के ऊपर देना है। और जो आपने सेल किया है, जब जो वैल्यू पे सेल किया है उसके वैल्यू का आपको 1% TDS जमा करना होगा। तो इस तरीके से आपके ऊपर टैक्स स्ट्रक्चर लगता है। और ये अभी 30% में रियायत मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है, रूल्स रेगुलेशन बना रही है। उसी के लिए एक कंट्रोलिंग प्रोसेस बनाया जो मैंने FIU के बारे में आपको जिक्र किया, और उस कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू अब जो रेगुलेटेड या फिर कह सकते हो FIU से जो रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं उसी में अगर आप ट्रेड करेंगे या उन्हीं एक्सचेंजों के अंदर अगर आपके अकाउंट होंगे तो आप जो है एक लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में आके काम कर रहे हैं। और ऐसे भी एक्सचेंजेस मार्केट में हैं जो कि FIU के अंतर्गत नहीं आते। बिनेंस की बात करूं तो बिनेंस 2 तरीके से काम करता है। एक इंडिया के अंदर जो बिनेंस इंडिया पे काम वर्किंग करेगा तो वो FIU से कंट्रोल होकर काम कर रहा है, और एक बिनेंस ग्लोबल है जो कि इंटरनेशनली काम कर रहा है। अब मान लीजिए आप ग्लोबल में अपना पैसा डालने की कोशिश करते हैं थ्रू अदर सोर्स ऑफ, कि आपने कोई USDT को ट्रांसफ़र कर दिया या फिर आपने जो गवर्नमेंट को बिना बताए वाला जो सोर्स होता है, कोई बैंकिंग या UPI ट्रांजैक्शन नहीं है और आप अदर मोड अपना रहे हैं, तो वो आपका जो है दायरे में आ जाएगा इलीगल एक्टिविटी के। और ऐसी हरकतें आप बिल्कुल भी ना करें। अगर गवर्नमेंट आपके लिए रास्ते बना रही है तो मैं कहूँगा अभी आप 30% वाले ही दायरे में काम करें। जैसे जैसे इसमें रिफॉर्म्स आते जाएंगे ये जो 30% का टैक्सेस है माइट भी ये 20% या 15% पे पहुंचेगा। दूसरी एक बात है कि गवर्नमेंट G20 पे भी इस चीज़ को लेके गई है कि हम रेगुलेटरी वर्कआउट कर रहे हैं, और G20 समिट में या G20 कंपनी जो कंट्रियां हैं इतनी सारी, उनके ट्रांजैक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट क्रिप्टो को नियम को आसान बनाने वाली है। फॉर द PMLA एक्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपको दिक्कत आती है वो G20 का जब संयोजन से क्रिप्टो पे काम होगा तो वहाँ पे भी थोड़े रेगुलेशन या लिबरलाइजेशन ईजी की जाएगी। इसका भी बेनिफिट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल के लिए आप जो है क्रिप्टो को 30% के दायरे में या इसी टैक्स प्रणाली के अंदर रखें, और लीगल जो आपका ब्रोकर है या एक्सचेंज है जो कि FIU के अंतर्गत आता है उसी के यहाँ ट्रेड करें। क्रिप्टो के अंदर अगर हम बात करें कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सीमित है क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन तक। अगर माइनिंग की बात करें तो ऐसा कोई टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो लोग क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं इंडिया के अंदर, अभी उसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं बनाया गया है। तो अगर आप सोचें कि उसमें जो माइनिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसमें कोई वेव ऑफ मिलेगा, तो वो भी कोई वेव ऑफ नहीं मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो आप सोचें कि जो माइनर्स हैं जो इंडिया में, ऐसा नहीं है कि वो इलीगल है, आप माइनिंग कर सकते हो, क्रिप्टो की माइनिंग लीगल है, लेकिन क्रिप्टो की माइनिंग को अभी टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं डाला गया है। वो अभी उस प्रोसेस का पार्ट है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी बना रही है। तो कहीं ना कहीं माइनिंग अभी टैक्स 30% टैक्स से अछूते हैं, लेकिन माइनिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा, जैसे अभी हमने वजीरेक्स की बात करी कि वजीरेक्स के 45% जो एसेट थी वो हैक हो गई थी।
ऐसे में उसमें हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो ये जो हैकिंग का प्रॉब्लम है ये सिस्टम की वजह से आता है। तो आपको एक मजबूत सिस्टम पे ही भरोसा करना होगा जिस पे आप पैसा लगा सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के थ्रू, जिसमें हैकिंग को रोका जा सके, एंटी हैकिंग या एंटी थीफ्ट प्रोटेक्शंस लगाई हुई हैं। मुद्राक्स उसमें एक आता है, CoinDCX आता है, उसके अंदर आपका डेल्टा एक्सचेंज आता है। तो आपको ये देखना होगा कि उनके सिस्टम भी वेल प्रूवन हो, कहीं वजीरेक्स की जैसे आपके कॉइन जो हैं वो कोई और हैक ना कर ले और हैक होने की वजह से फिर वो नुकसान आपको हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी में ये कहीं भी नहीं आता कि अगर आपके एसेट हैक हो जाती है तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई सब्सटेंशियल पे करेगा। गवर्नमेंट कहती है वो रिस्क आपका है, वो लॉस आपका है और कंपनी का है, तो आपको ही भुगतना होगा। तो ये हैकिंग वाला इशू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको देखना होगा कि कौन से एक्सचेंजेस सेफ़ हैं, सेफली काम कर रहे हैं, तो कौन से एक्सचेंजेस ट्रस्टवर्थी हैं जिनके ऊपर भरोसा कर आप अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्रिप्टो का जो स्ट्रक्चर है कि इंडिया के अंदर जब हम एक्सचेंजेस के अंदर जा रहे हैं तो मोस्टली INR में ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आप INR में ट्रेड कर रहे हो तो USDT का सवाल ही नहीं होता। फिर भी कुछ लोग P2P ट्रेडिंग को अपनाते हैं जिसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों सिस्टम आ जाते हैं। तो अगर आप P2P के थ्रू भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, और आपको जो है एक्सचेंज ही वो प्रोवाइड करके देता है और विथ KYC वो सारे नॉर्म्स फॉलो होते हैं। तो अब आपको जो ट्रेडिशनल मेथड चलता आ रहा था कि आपका कोई कंपनी जो है वो बाहर की है या ऑफशोर है और वो आपको कह रही है अकाउंट खोलो और फिर आप उसमें कहीं एंड सोर्स या थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू USDT ऐड करा रहे हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। लीगली आप अपना अकाउंट खोलिए और उसमें अपना एसेट आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, और आपका वो ब्रैकेट जो है, जो प्रॉफिट कमाने का ब्रैकेट है, वो टैक्स दायरे में दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस इंडिया के अंदर हो चुका है और इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिला। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं अभी जो कि इस दायरे में नहीं आती हैं या उन्होंने अभी अपने आप को अप्रूवल नहीं किया, क्योंकि इसके कुछ चार्जेस होते हैं, नियम होते हैं, फीस होती है जो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। अगर उन्होंने पे नहीं किया, जैसे KuCoin है, उन्होंने पे नहीं किया तो अभी वो नॉन कॉम्प्लाइंस के दायरे में आ जाएंगे FIU के। तो ऐसी कंपनियों से आपको काम, मैं ये नहीं कह रहा कि KuCoin जो है वो बेकार कंपनी है। KuCoin इज़ वेरी गुड कंपनी है इंटरनेशनल लेवल, बट इन इंडिया इट्स नॉट वर्क बिकॉज ऑफ डैट वो FIU के अंतर्गत नहीं आएगी। और अगर वो FIU के अंतर्गत नहीं आएगी तो आपका जो फंड है, जो आपने पैसे डाले या कोई कॉइन आपने लिया है, वो ब्लॉक हो सकता है थ्रू द गवर्नमेंट ड्यू टू द नॉन कॉम्प्लाइंस, क्योंकि वो रेगुलेटरी का पार्ट नहीं अदा कर रहे हैं। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कोई भी आउटसोर्स, अगर आप ऐसी कंपनी या एक्सचेंजेस में पैसा डाल रहे हैं जो कि ऑफशोर है, जो कि इंडिया में लीगल जो फ्रेमवर्क बना है उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो साफ आप समझ जाइए कि आपके पैसे में रिस्क है, आपके जो एसेट आप ले रहे हैं वहाँ पे उसमें रिस्क है और वो फंस सकता है और उसको ब्लॉक किया जा सकता है, फ्रीज़ किया जा सकता है। और फ्रीजिंग में पैसा निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई और PMLA के, जिसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर आ जाएगा और उसमें आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचना है। अभी 2 अक्टूबर को एक लिस्ट निकाली थी गवर्नमेंट ने, 25 एक्सचेंजेस ऐसे निकाले जो कि ऑलरेडी कॉम्प्लाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और गवर्नमेंट के बार बार उनको इंटीमेशन देने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फॉलो ना करना अलग बात है, अगर आप इंडिया में बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, आप नहीं फॉलो कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग द बिजनेस इन इंडिया और आप इंडियन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे या इंडियन रेगुलेशन के नियम्स को नहीं मुताबिक काम करेंगे और फिर भी आप उन क्लाइंट्स को या फिर अपने मेंबर्स को बनाएंगे विदाउट एनी इंटीमेशन ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट गिविंग द डेटा ऑफ द KYC टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उनकी लिस्ट बाहर कर रही है जिससे कि आप लोगों को सुविधा दी जाए, आप लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि कभी भी उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे और उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, उनके एसेट को रोक दिया जाएगा, जो एसेट उनकी ना होकर मोस्टली आप ही लोगों की होती है। तो आप लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए और ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो यही है कि आप FIU बेस कैटेगरी में और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस धीरे धीरे आ रही हैं उनको फॉलो करिए। जैसे अभी मैंने मद्रास
हाई कोर्ट का केस बताया कि वजीरेक्स के जो पॉइंट फंस गए थे उसके हिसाब से उनको अब जो है प्रॉपर्टी माना जा रहा है। तो आने वाले टाइम में और रिफॉर्म हम देख सकते हैं और क्रिप्टो को एक स्टेबल दर्जा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ, आप यूएस में देखेंगे यूएस गवर्नमेंट खुद जो है क्रिप्टो को परचेज़ करती है और बहुत बड़ा बायर्स के रूप में उभर कर आए। तो मैं कहूँगा कि अभी समय है, आप समय रहते जो स्ट्रक्चर अभी इंडिया के अंदर चल रहा है उसी को फॉलो करें, ना कि आप एक स्टेप आप करके जंप लगाएं कि मैं बाहर के ट्रेड ले लूं या बाहर जाके अकाउंट ओपन करूं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। टैक्सेस के साथ आपको चार्जेस भी पता होने चाहिए, जो ब्रोकरेज चार्जेस या जिसको हम कह सकते हैं कमीशन के तौर पे जो एक्सचेंज लेता है आपसे। जैसे डेल्टा एक्सचेंज का मैं आपको बताऊं, एक होता है टेकर और एक होता है मेकर। तो अगर हम बात करें टेकर की फ़ीस और मेकर की फ़ीस तो अलग अलग है। टेकर की फ़ीस लगभग 0.05% रहती है और मेकर की फ़ीस 0.02% रहती है। तो अगर हम बात करें फॉर द नोशनल फिगर हम कोई अमाउंट ले लेते हैं 1 लाख रुपए, तो उस पर 0.05% जो है वो टेकर फ़ी चार्ज करता है डेल्टा, और एज अ मेकर फ़ीस जो होती है वो 0.02% चार्जेस करता है। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि टेकर की फ़ीस ज़्यादा क्यों है या मेकर की फ़ीस कम क्यों है। तो देखिए, मेकर की फ़ीस हमेशा कम रहती है और लिक्विडिटी के वजह से, और वो लिक्विडिटी लेकर आता है, और जो टेकर है वो लेकर जाता है लिक्विडिटी को, तो उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा चार्ज होती है। इस पर 18% का जीएसटी भी वो लोग चार्ज करते हैं, वो तो गवर्नमेंट पे जाएगा। 18% का जीएसटी भी एप्लीकेबल है। आप सोचिए क्रिप्टो में जीएसटी नहीं जाता, क्रिप्टो में जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो ब्रोकर के यहाँ से चार्जेस जाएंगे, उस पर भी 18% का जीएसटी आपसे होगा। उसके बाद सेटलमेंट फ़ीस होती है, और ऑप्शन पे भी इस तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं। टेकर और मेकर 0.03% मान के चलो, टेकर और मेकर के सेम ही रहते हैं। फ्यूचर के अंदर जो होते हैं वो 0.05 होते हैं और 0.3 होते हैं। तो इस तरीके के चार्जेस जो हैं ये ब्रोकर आपके ऊपर लगाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, जब आप एक्सचेंज में ट्रेड करने जाएंगे, जैसे डेल्टा एक्सचेंज में जा रहे हैं, तो एक चार्जेस लगेंगे। कुछ लोगों को डेल्टा एक्सचेंज के चार्जेस समझ में नहीं आते, बोले इतने सारे चार्ज लगा रहा है। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड बार बार करेंगे, 0.05% इज़ अ ह्यूज चार्ज आपको लगेगा। अगर आप सिर्फ एक बार लेके छोड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ वो नॉमिनल सा चार्ज है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं दिन में 10 ट्रेड मारूँ या 20 ट्रेड मारूँ, तो ये एक ह्यूज चार्जेस है, 0.05 और 0.03। तो सोच समझ के आपको चार्जेस पे भी ध्यान देना चाहिए। क्रिप्टो में जो ये नया मोड़ आया कि मद्रास के हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा सकता है क्रिप्टो को, ये कहाँ से आया? मैं आपको बता दूं, ये केस है वजीरेक्स का। वजीरेक्स ने 2024 में उसकी एक करेंसी है क्रिप्टो की, रिपल, करीबन 3500 रिपल है, जो कि उसके फ्रीज है। अब जब एसेट के तौर पर वजीरेक्स से पूछा गया, तो वजीरेक्स कहता है कि मेरी ये जो फ्रीज एसेट है यही मेरी प्रॉपर्टी है। तो इस दलील को मद्रास कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और मद्रास कोर्ट ने कहा कि हाँ जी, जो रिपल उसके सीज किए गए हैं 3500 क्वांटिटी, वो एज अ एसेट प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। तो क्रिप्टो अब सिर्फ इंडिया में करेंसी के तौर पे नहीं, प्रॉपर्टी के तौर पे आया। तो ये केस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेजर जजेस ने भी सराहना की है इस डिसीजन की, और कहीं ना कहीं वैलिडिटी दी है क्रिप्टो करेंसी को कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो वो आप एज अ एसेट, प्रॉपर्टी एसेट की तरह में यूज़ करें। आने वाला समय बताएगा कि ये प्रॉपर्टी एसेट्स क्या प्लेज की जा सकेगी, और उस प्लेजिंग पे आपको लोन या फंडिंग भी मिल सकेगा। ये सब आने वाला समय बताएगा। तो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो आज का विषय था वो था कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेगुलेटेड हैं। तो मैंने बता दिया कि FIU इंडिया का टैग होगा। आप जब भी किसी एक्सचेंज की ऐप में जाएंगे या फिर उसकी वेबसाइट में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको दिख जाएगा दे आर रजिस्टर्ड विद FIU IND। इसका मतलब साफ है कि वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की देख रेख कंट्रोल में काम कर रहे हैं, और वो उनको इजाज़त है कि वो आपका KYC कराएं और आपको टैक्स दायरे के थ्रू क्रिप्टो को
जो ट्रांजैक्शन है वो करवाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा ही बात 30% के टैक्स स्ट्रक्चर की, देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लोग क्रिकेट में करते हैं या फिर, तो उसमें भी ह्यूज टैक्सेस, या गैम्बलिंग होती है तो उसमें भी ह्यूज टैक्सेस को देखा जाता है। तो अगर अभी आप इसको 30% के दायरे को ज़्यादा समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इक्विटी और क्रिप्टो को, तो रिटर्न्स भी कम से कम 3 गुना है। तो अगर साल भर में इक्विटी में हम पैसा लगाते हैं तो अगर 10% एक्सपेक्ट करते हैं तो क्रिप्टो से 30% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से 30% पे 30% तो गवर्नमेंट का बनता है, 20% आपको फिर भी बचेगा। तो इसी हिसाब से मैं कहूँगा कि आप क्रिप्टो के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें और निवेश करें, और इंडिया में रहते हुए इंडियन एक्सचेंजेस जो कि FIU से रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के द्वारा ही अपने क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें। और जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी बिनेंस और डेल्टा एक्सचेंज जैसे बड़े लेवल पे काम करने वाले एक्सचेंजेस हैं, जिनके अंदर आप अपने लिवरेज बेस फंड के बेस पे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बेटर एक्सचेंज कौन सा है, देखिए सब अच्छे हैं अगर वो रूल फॉलो कर रहे हैं, KYC के नियम को करा रहे हैं, और जो लोग हैं उनकी एक तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सर्विसेज का ध्यान दे रहे हैं। और उस हिसाब से आपने कॉइन कुबेर का नाम सुना होगा, दिस इज़ अ गुड एक्सचेंज। कॉइन DCX इज़ अ गुड एक्सचेंज। मुद्राक्ष इज़ अ गुड एक्सचेंज। और जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी कि डेल्टा एक्सचेंज इज़ ऑल्सो अ गुड एक्सचेंज। सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है और सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको देखना है कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा बेटर लगती है और किससे आपका सफ़र सुहाना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।